दोस्तों वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की जीवनी और भारत पे उनके आक्रमण की। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको भारत में विश्व विजेता सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म मैसिडोनिया, जिसको भारत में हम मकदूनिया कहते हैं, ये यूनानी साम्राज्य का एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, यहाँ पे इनका जन्म होता है। और मैसिडोनिया के राजा फिलिप सेकंड के ये बेटे थे और 20 साल की उम्र में जब ये राजा बनते हैं तो मैसिडोनिया इतना बड़ा साम्राज्य होता है। लेकिन आने वाले 12 साल में जब सिकंदर महान अपना शासन चलाते हैं और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अभियान करते हैं, तो वो इतना बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लेते हैं जिसमें वो प्राचीन पर्शियन साम्राज्य, इधर इजिप्ट, यहाँ पे बेबीलोनिया जो आज का ईरान, इराक, सीरिया और पर्शिया होते हुए प्राचीन, अगर विश्व की बात करें तो हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए प्राचीन भारत तक वो पहुंच जाते हैं। और भारत के भी यहाँ पे जो 16 महाजनपद के पीरियड थे उसमें तक्षशिला इनके कंट्रोल में आ जाता है और झेलम नदी के किनारे भारत के राजा पोरुष से भी ये युद्ध लड़ते हैं। तो इनका जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा था। यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा है, यहाँ पे मिडल ईस्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज भी दिख रहे हैं और यहाँ पर वो आज का जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का जो एरिया है, यहाँ तक इनका साम्राज्य था। इसीलिए इनको विश्व विजेता सिकंदर महान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पे इनका राज था इसलिए इनको विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक का एरिया सिकंदर जानते थे वहाँ तक उन्होंने अपने कैंपेन्स को चलाया और वो हमेशा विजयी रहे। अपने 12 साल के अभियानों में सिकंदर को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा और उनका सपना हालांकि अधूरा रह गया। वो भारत को कभी पूरी तरीके से जीत नहीं पाए और भारत में आप जानते हैं उस समय 16 महाजनपद थे। उस समय सिर्फ एक ही महाजनपद जो है वो इनके कंट्रोल में आया था, वो तक्षशिला, और थोड़ा बहुत रीजन जो है वो झेलम और यहाँ पे रावी नदी के आसपास का इलाका जो है वो इनके कंट्रोल में आ गया था। लेकिन उसके बाद सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और ये जो इनका सपना है पूरे विश्व को जीतने का, ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इनका जो साम्राज्य है वो इतना बड़ा साम्राज्य था कि प्राचीन विश्व के इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं रहा, किसी भी एक सिंगल राजा का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। अगर पूरे विश्व इतिहास की भी बात करें तो इनका जो साम्राज्य है वो इतना बड़ा था कि सिर्फ चंगेज खान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इनसे बड़े साम्राज्य को अपने कंट्रोल में लिया। ऐसे तो दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े अंपायर हुए हैं, जैसे ब्रिटिश अंपायर जो हुआ था 20वीं सेंचुरी तक, वो इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था कि लगभग दुनिया के 1/4 हिस्से पे उनका कंट्रोल था। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य कभी भी इस्टेब्लिश नहीं किया, चंगेज खान और अलेक्जेंडर के अलावा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट का राइज हुआ और उसके बाद इनके साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ सक्सेस प्लस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ेंगे तो आप पर्सनली भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे, कहाँ से इनका जन्म होता है और क्या क्या है इनकी कहानी, इनके राइज के पीछे की क्या कहानी है, क्या क्या इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जो हमें पढ़नी है, और भारत पे इनके आक्रमण की और पर्शियन इन्वेजन की बात करेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट वो पहले व्यक्ति थे जिनको ग्रेट का टाइटल मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रेट का टाइटल पहले एंशिएंट पीरियड में कई राजाओं को मिला है, मेडाइवल पीरियड तक कुछ राजा अपने आप को ग्रेट का टाइटल दे देते थे, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा राजाओं को यहाँ पे ग्रेट का टाइटल नहीं मिला हुआ है। ये एक मैसिडोनिया के राजा थे और इन्होंने दुनिया के एंशिएंट वर्ल्ड में सबसे बड़ा साम्राज्य अपनी टाइम में इस्टेब्लिश किया। इतने ज़्यादा पावरफुल और ब्रिलियंट थे ये डिप्लोमेटिक, और उसमें अगर पूरी की पूरी युद्ध कला में देखा जाए तो एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजाओं में से एक माने जाते हैं। और इन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश किया, ये है एंशिएंट, अगर बात करें ग्रीक वर्ल्ड, यूनानी साम्राज्य। तो यूनानी साम्राज्य का ये 500 बीसी के अराउंड का मैप है। ये यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, उसमें से एक मैसिडोनिया था, यहाँ पे एथेंस बहुत पावरफुल था, स्पार्टा बहुत पावरफुल था। लेकिन आने वाले समय में ये तो छोटे स्मॉल जो एथेंस और स्पार्टा हैं ये तो कमज़ोर पड़ गए। इनका इतिहास हमने पढ़ा है कि पेलोपोनेशियन वॉर हुआ, पर्शियन वॉर हुआ, इनकी वजह से धीरे धीरे करके एथेंस और स्पार्टा वीक हो गए। लेकिन बाद में जो राइज होता है वो होता है मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया का राइज होने के बाद आने वाले समय में फिलिप सेकंड जो राजा हुआ करते थे मैसिडोनिया के, उनकी लीडरशिप में मैसिडोनिया इतना पावरफुल हो गया कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रीजन इनके कंट्रोल में आने लग गया। और इसी जगह पे पेला, जो मैसिडोनिया के अंदर ही छोटी सी जगह है, यहाँ पे जन्म होता है फिलिप सेकंड के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और इधर था महान पर्शियन अंपायर, प्राचीन
फारसी साम्राज्य, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इनके साथ इनकी लड़ाई होगी और वो कैसे होगी उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ से मैसिडोनिया से पेला से जन्म होता है अलेक्जेंडर का। पेला से ये आते हैं यहाँ पे ग्रेसियस में इनकी पहली लड़ाई होती है। यहाँ पे बात करें तो पर्शियन साम्राज्य से, उसके बाद गोडियम में लड़ाई होती है, एशिया माइनर इस हिस्से को कहते थे, आज के समय टर्की का हिस्सा है। फिर बैटल ऑफ आइसिस होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसकी बात करेंगे। बैटल ऑफ टायरे होता है, गाजा में आ जाते हैं, गाजा इजराइल वाला जो हिस्सा है, टायरे जो है वो आज के इजराइल का हिस्सा है, वहाँ पे था। फिर अलेक्जेंड्रिया यानी कि इजिप्ट में आ जाते हैं, इजिप्ट में इनको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ती ज़्यादा, यहाँ के लोग इनका वैसे ही वेलकम करते हैं। उसके बाद मेसोपोटामिया, एंशियंट मेसोपोटामिया वाले वर्ल्ड से होते हुए असेरिया, सीरिया वाला हिस्सा, बेबीलोनिया यानी आज का इराक, फिर सूसा और फिर पर्शिया होते होते हुए ये पूरे के पूरे साम्राज्य को क्रॉस करते हुए यहाँ से जाते हैं बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया मतलब आज का अफगानिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्राइब से इनको लड़ना पड़ता है। फिर यहाँ से हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए इनका जो बैटल होता है भारत के राजा पोरुस के साथ, जिसको बैटल ऑफ हाइडस्पीस यानी झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में इनकी सेना ही विद्रोह कर देती है और वो कहती है कि अब हमें वापस हमारे देश लौटना है। तो वापस लौटते 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 और वापस यहीं पहुँचते हैं सूसा, और यहाँ पे बेबीलोनिया जब पहुँचते हैं फाइनली, तो यहाँ पे इनकी 323 बीसी में डेथ हो जाती है। ये तो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है, लेकिन क्या कुछ कैसे घटित हुआ उसकी कहानी को हम डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले हम एक और बात करते हैं। ये सभी ग्रीक लोग हैं और इनकी बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर भी कर दी है। ये हैं सोक्रेटिस, महान फिलोसोफर सोक्रेटिस, जिनको सुकरात के नाम से जाना जाता है, इनकी जीवनी मैंने कवर कराई है। उसके बाद इनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जिनको हम कहते हैं, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये जो 4 लोग हैं ये यूनानी साम्राज्य के बहुत ही महानतम लोगों में थे। 3 तो इनमें से फिलोसोफर हैं और 1 यहाँ पे राजा हैं। चारों की जीवनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चारों की कहानी मैंने अलग अलग वीडियो में बना रखी है। आज हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं। तो क्या होता है, अलेक्जेंडर तृतीय ये थे, इनसे पहले 2 अलेक्जेंडर और हो चुके थे। तो जो सिकंदर महान को हम जानते हैं वो अलेक्जेंडर थर्ड थे। इनका जन्म पेला में होता है, मैसिडोनिया में। 356 बीसी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम फिलिप सेकंड था और इनकी माँ जो है उनका नाम था ओलंपिया। ओलंपिया और फिलिप सेकंड के यहाँ पे पैदा होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, लीजेंड जो हैं, बहुत सारी यहाँ पे कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि ये जो हैं ये जियूस के बेटे थे। अलेक्जेंडर जो है वो जियूस के बेटे थे। जियूस कौन? जियूस जो पूरी ग्रीक माइथोलॉजी है उसके सबसे सुप्रीम गॉड माने जाते हैं। जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है इंद्र का जो पद है, उसी तरीके से जियूस के बेटे माने जाते थे। जियूस के और भी बेटे जो हैं अर्थ में माने जाते हैं। जैसे महाभारत की कहानी में आप देखते हैं कि अर्जुन जो है वो यहाँ पे इंद्र का बेटा है, पांडव जो है वो अलग अलग देवताओं के बेटे हैं। उसी तरीके की कहानियाँ अलेक्जेंडर से भी जुड़ी हुई हैं। तो ग्रीक गॉड के जियूस के बेटे इनको माना जाता है। ये एक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है। लेकिन फिलिप सेकंड जो है इनके पिता होते हैं, ये एक अच्छे मिलिट्री लीडर होते हैं फिलिप सेकंड, और इन्हीं की वजह से जो प्राचीन जो यूनानी साम्राज्य है वो किसी तरीके से कंसोलिडेट हो पाया था। पेलिपोनेशियन वॉर के बाद पूरा का पूरा ग्रीक एम्पायर जो है वो वीक पड़ गया था। एथेंस और स्पार्टा एक दूसरे से लड़ झगड़ के बहुत वीक हो गए थे, और पूरा का पूरा जो ये ग्रीक रीजन है यहाँ पे पावर वैक्यूम आ गया था। उस पावर वैक्यूम को फिल किया फिलिप सेकंड ने, और फिलिप सेकंड ने जब ये पावर वैक्यूम को इकट्ठा किया तो उसके बाद मैसिडोनिया को पावरफुल बनाया, और मैसिडोनिया की छत्र छाया में बाकी ग्रीक साम्राज्यों को जोड़ा, बाकी सिटी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया। तो फिलिप सेकंड को भी काफ़ी श्रेय जाता है प्राचीन यूनानी साम्राज्य को एकजुट करने में, और उसके बाद उन्होंने आर्मी को भी कंसोलिडेट किया। अब बात करते हैं यंग अलेक्जेंडर की। जब बचपन से ही वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के दिखते होते चीकने पात, वो बात है जब बच्चे थे तभी से बहुत होनहार थे और बहुत ही बहादुर थे, कोरेजियस थे। 12 साल की उम्र में जब ये थे उस समय एक घोड़ा हुआ करता था बुसेफेलस। बुसेफेलस जो है ये एक ही बहुत ही ऐसा घोड़ा था, बहुत ही बदमाश घोड़ा था, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। और उस 12 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने इस बुसेफेलस को अपने कंट्रोल में लिया, और बुसेफेलस जो है ये घोड़ा आने वाले समय में इनका एक तरीके से हमेशा इसका सारथी बन के रहा। हमेशा अलेक्जेंडर जिस भी युद्ध में जाते थे बुसेफेलस पे जाते थे। बुसेफेलस का जो है यहाँ पे डेथ भी होती है फाइनली बैटल ऑफ हाइडस्पीस में। उसके बाद झेलम नदी के किनारे एक शहर भी बनाया था इन्होंने, बुसेफिलिया। तो वो इनका जो रोल है बुसेफेलस का, जो वैसा ही है जैसे महाराणा प्रताप की कहानी में
चेतक का है, उसी तरीके से ये महाराणा प्रताप के जैसे चेतक थे वैसे बुसेफलस जो हैं वो अलेक्जेंडर के चेतक थे। तो ये घोड़ा जो है वो आने वाले कैंपेन्स में इनकी हमेशा इनका साथ दिया है। अब एजुकेशन की बात करें तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि 13 साल की उम्र में फिलिप सेकंड ने बहुत सारे लोगों को बुलाया कि अलेक्जेंडर को कौन एजुकेशन देगा। तो उस समय के सबसे महानतम फिलोसोफर थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को कहा जाता है द फिलोसोफर, द ग्रेटेस्ट ऑफ दोज हु नो। दुनिया में वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा जानता है, उसके ऐसी लाइनें कही जाती हैं अलेक्जेंडर के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल की बायोग्राफी आप पढ़िए, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ फिलोसॉफी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। उनके बारे में ऐसी ऐसी बात कही जाती है कि वो दुनिया के ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा जानते थे, और उस समय तक जितना नॉलेज दुनिया में था वो सारा का सारा अरिस्टोटल को था। हिंदी में हम इनको अरस्तु कहते हैं। तो ये इनके शिष्य थे। तो ऐसा गुरु होगा तो चेला कैसा होगा, और उसका प्रभाव भी आगे देखने को मिलता है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनको पढ़ाई, इनको रियोटिक होना सिखाया, कैसे अपने लोगों को एकजुट रखना है, उनके राजनीति के बारे में इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, म्यूजिक सिखाया, साइंस सिखाई, जिससे अलेक्जेंडर को आने वाले समय में बहुत हेल्प मिली। तो अरिस्टोटल की मदद से अलेक्जेंडर जो हैं इनको काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, फिलोसॉफी, सारी चीज़ें इन्होंने इनसे ही पढ़ी हैं। और भी इनके बहुत सारे गुरु थे, लेकिन अरिस्टोटल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हैं टीनेज मिलिट्री कैंपेनर। जब 16 साल की उम्र में थे उस समय फिलिप सेकंड जो हैं वो एक बैटल में गए थे। उस समय मैसिडोनिया का पूरा चार्ज इन्होंने अलेक्जेंडर को दिया था, और अलेक्जेंडर 16 साल की उम्र में ही इनको पॉलिटिक्स सिखाई जाने लग गई थी। 16 साल एक कितनी कम उम्र होती है। उसके बाद 338 बीसी में यहाँ पे 18 साल की उम्र में जब अलेक्जेंडर थे उस समय इनको सेक्रेड बैंड ऑफ थीब्स से लड़ाने के लिए भेज दिया, इनकी कैलवरी को। और उसके बाद बैटल ऑफ कैरोनिया में इन्होंने जीत हासिल की, जिनको हराया नहीं जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि ये तो बैंड ऑफ थीब्स जो है वो अनबीटेबल हैं। 18 साल की उम्र में इस टीनेज कैंपेनर ने इनको भी हराया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ब्रेवरी से इनके पिता भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। ऐसा माना जाता है कि फिलिप सेकंड ने एक बार अलेक्जेंडर को कहा था कि मेरा जो छोटा सा साम्राज्य है मकदूनिया, मैसिडोनिया जिसको कहते हैं, वो तुम्हारे लिए लायक नहीं है, तुम बहुत बड़ा करने के लिए बने हो, ये साम्राज्य तो बहुत छोटा है। ऐसी बात इन्होंने कही थी उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर। लेकिन उसके बाद इनके पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खराब भी हुआ। खराब क्यों हुआ? देखिए, फिलिप सेकंड की टोटल 7 या 8 बीवी थी, उसमें से एक ओलंपिया थी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि सब बीवियों से उनको एक दो बच्चे तो होंगे ही, तो उसके बीच में एक कहीं ना कहीं ओलंपिया चाहती थी कि आने वाले समय में अलेक्जेंडर ही जो है वो राजा बने। लेकिन फिलिप सेकंड ने बाद में जब अलेक्जेंडर बड़ा हो गया था उस समय एक और शादी कर ली थी, और उनका एक भाई था उससे। तो उनको, ओलंपिया को भी ये लगता था कि हो सकता है कि अलेक्जेंडर को ये राजपाट ना मिले और उसको मिल जाए। उसका नाम फिलिप थर्ड था, जो इसका भाई था उसका। तो उसको भी ये चीज़ नहीं चाहती थी। ओलंपिया ने बचपन से ही अलेक्जेंडर को ये बताया था कि तुम्हें एक बहुत ही महान सम्राट बनना है, तुम्हें फारसी अंपायर को हराना है, पर्शियन किंगडम को हराना है। तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है और तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम जियूस के बेटे हो। ये बहुत बड़ी 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 बातें इनको कही थी। बचपन से ही उन्होंने उसको अखिलीस और हरक्यूलिस की कहानियाँ सुनाई थी। तो ओलंपिया बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी और वो हमेशा से अलेक्जेंडर को एक बहुत ही बड़े सुल्तान के रूप में देखना चाहती थी। तो उसके बाद इनके रिलेशन खराब हुए और फिलिप सेकंड का डिवोर्स हो गया, एक तरह से डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो गई ओलंपिया के साथ। और ओलंपिया और इनके बेटे अलेक्जेंडर को मैसिडोनिया छोड़ के एक बार जाना पड़ा, और उसके बाद ये चले गए, एपियोरस चले गए। और उसके बाद माना जाता है कि इनके रिलेशन खराब हो गए, अलेक्जेंडर के अपने पिता के साथ रिलेशन खराब हो गए। उसके बाद एक बार अलेक्जेंडर वापस भी आते हैं और माना जाता है कि इनके रिलेशन ठीक हो गए थे और अलेक्जेंडर को ही राजा बनना था, ऐसा कह दिया था फिलिप सेकंड ने। लेकिन ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि इनके रिलेशन ठीक हुए थे कि या नहीं। और आने वाले समय में जो इनका पिता है फिलिप सेकंड, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके एक बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब वो असैसिनेशन जो बॉडीगार्ड है वो उसको उसी समय जब भगदड़ मची थी और वो बॉडीगार्ड मार के भागा था उनके पिता को, तो 336 बीसी की बात है, तो उसी समय उस बॉडीगार्ड की भी उसको भी मार दिया जाता है। तो ये नहीं पता चल पाता है कि उस बॉडीगार्ड को किसने कहा कि तुम फिलिप सेकंड की हत्या कर दो। कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि अलेक्जेंडर और उनकी माँ ओलंपिया ने मिल के ये एक कॉन्स्पिरेसी रची थी कि यहाँ पे फिलिप सेकंड की अगर हत्या हो जाए तो उसके बाद हम इस साम्राज्य को अपने कंट्रोल में ले लेंगे।
तो ये कहानी है, इसमें कोई पूरी तरीके से हम कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि सच किसी के सामने आया नहीं। उस समय 20 साल का था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर 20 साल का था और उसने उस समय मैसिडोनिया का राजा बन गया, उसके थ्रोन पे बिठा दिया गया उसको। किसी ने कोई विद्रोह नहीं किया। कुछ लोग ऐसे थे जो राइवल थे और जो चैलेंज कर सकते थे उसकी सॉवरेनिटी को, उन सभी को मार दिया गया। अगले 1-1.5 साल तक बाद में अलेक्जेंडर को बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए। थीब्स में एक रिवोल्ट हो गया। उस रिवोल्ट को दबाने के लिए अलेक्जेंडर ने उस आंदोलनों को इतनी बुरी तरीके से क्रश किया कि हज़ारों की संख्या में लोगों को वहाँ पे मारा गया और उनको गुलाम बना लिया गया। सिर्फ मंदिर और वहाँ पे एक पोएट हुआ करते थे, उनका घर को छोड़ के सब जगहों को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ मचा दी। इस तरीके से वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाई कि बाकी बाद में कोई ग्रीक रीजन में उसके सामने सर उठाने की हिम्मत ना कर पाए। इतनी तरीके से रिवोल्ट को दबाया। अब तो क्या हो गया था, पूरा का पूरा जो ग्रीक रीजन है इनके कंट्रोल में आ गया था। अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट था वो पर्शियन किंगडम था। लेकिन उससे पहले एक कहानी है, वो है गोर्डियन नोट की। गोर्डियन नोट क्या होती है? एक गांठ होती है और गोर्डियम एक जगह है और वहाँ पे गोर्डियन नोट नाम की एक वो रस्सी हुआ करती थी, जो पूरी तरीके से इतनी उलझी हुई रस्सी थी जिसके बारे में ये कहा जाता था, एंशियंट एक कहानी थी, उसमें ये कहा जाता था कि जो इस रस्सी को खोल देगा, इस उलझी हुई गांठ को जो खोल देगा, वो पूरे के पूरे एशिया को जीत लेगा। तो अलेक्जेंडर इसी रस्सी को खोलने गए थे। अलेक्जेंडर ने इसको चैलेंज की तरह लिया और वो खोलने में लग गए। हालांकि इस रस्सी को वो हाथ से नहीं खोल पाए, बहुत मुश्किल उलझी हुई रस्सी थी। तो बाद में इन्होंने क्या किया, तलवार ली और इस रस्सी को पूरी तरीके से काट दिया तो ये खुल गई। तो ये जो कहानी है ये बड़ी पॉपुलर है कि रस्सी को खोलने का इनका तरीका अलग था और उसके बाद ही जो डेस्टिनी में ये, क्योंकि इनको पर्शिया जीतना था। तो अब ये कहानी है कि मैसिडोनिया का ये वाला इनका हिस्सा यहाँ पे था जब राजा बने थे उस समय, और उसके आसपास में जो भी लोग इनके विद्रोह कर रहे थे उस विद्रोह को भी इन्होंने दबा दिया। अब क्या करना था इनको, अब जाना था ईस्ट की तरफ और इस पर्शियन किंगडम को, इस माइटी पर्शियन अंपायर को हराना था, जो पिछले सैकड़ों सालों से इस पूरे रीजन में अपनी धाक जमाई बैठा था। पर्शियन अंपायर को आपको जानते हैं कि पर्शिया और ये पूरे के पूरे यूनानी साम्राज्य के बीच में पुराने ऐतिहासिक तौर पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें ग्रीक साम्राज्य जो है वो पर्शियन किंगडम को हराने में भी सफल रहा, लेकिन उस दौरान भी पर्शिया का जो एरिया है वो कभी कैप्चर नहीं कर पाया ग्रीक स्टेट्स। उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को बचाने में वो सफल रहे, लेकिन पर्शिया को कभी भी उनके एरिया में जाके नहीं हरा पाए। अब जो है अलेक्जेंडर के सामने ये चैलेंज था कि अब पर्शिया को उनके घर में जाके हराना है और उनका एरिया को कैप्चर करना है, और ये इनके बचपन से ही ये इनकी सोच रही थी। तो ये इतना बड़ा पर्शियन किंगडम था जो कि हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, यहाँ तक मॉडर्न डे पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ये इजिप्ट इनके पास में था, लीडिया तक यहाँ तक था, एनाटोलिया जो आज के टर्की वाले रीजन में है यहाँ पे था, एशिया माइनर भी इसको पहले कहा करते थे। तो ये पूरा का पूरा रीजन इनके कंट्रोल में था। अब क्या करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, बैटल ऑफ आइसिस लड़ते हैं। बैटल ऑफ आइसिस से पहले मैंने आपको एक और बैटल बताया था, छोटा सी लड़ाई होती है इनकी, वो ग्रेसियस में जो लड़ाई होती है उसमें अलेक्जेंडर को मारने की कोशिश की जाती है पर्शियंस के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते और उसको उस बैटल में भी हराते हैं। लेकिन जो फेमस बैटल्स हैं उनकी बात करेंगे। फिर बैटल ऑफ आइसिस जो है ये साल 333 BC में लड़ी गई। इसमें अलेक्जेंडर के लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत कम थी। वैसे देखा जाए तो अलेक्जेंडर की आर्मी 50,000 की लगभग आर्मी थी इनके पास, और इनकी आर्मी की जो मैंने आपको दिखाया था एक पिछली बार जब मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रीक्स के बारे में, तो इनके पास बहुत बड़े बड़े भाले हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े भाले। उनको होप्टाइल योद्धा कहा जाता था, बहुत बड़ी ढाल। ये ग्रीक अंपायर के जो योद्धा थे उनकी पहले से पहचान थी, बड़े भाले, बड़ी ढाल और छोटी तलवारें, जिससे वो अपनी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट कर पाएँ उस ढाल से, और भालों से वो दूर से ही किसी के ऊपर वार कर पाएँ। तो अलेक्जेंडर ने इसके बाद डारियस सेकंड उस समय यहाँ का राजा हुआ करता था पूरे किंगडम का, पूरे पर्शियन अंपायर का। उसके साथ जो साउदर्न टर्की का जो हिस्सा इलाका है वहाँ पे आइसिस, बैटल ऑफ आइसिस की लड़ाई हुई। यहाँ पे अलेक्जेंडर की सेना जो है वो बहुत ही कम संख्या में थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो मिलिट्री के जो पूरे के पूरे वो थे टैक्टिक्स थे, उसकी वजह से, एक्सपीरियंस मिलिट्री मैन होने की वजह से इन्होंने इस पर्शिया के इस रीजन को पूरी तरीके से हरा दिया। और उसके बाद यहाँ से
अलेक्जेंडर की जो जर्नी है वो शुरू होती है पर्शियन किंगडम को बैकफुट पे धकेलने की। उसके बाद आने वाले समय में इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बैटल ऑफ आइसिस में बुरी तरीके से यहाँ पे हराया। और इवन जो यहाँ पे राजा था डारियस सेकंड, उसको पीछे अपनी आर्मी, अपने लोगों को लेके पीछे भागना पड़ा और ये जो वाला जो रीजन है आइसिस वाला, ये इनके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद आती है सीज ऑफ टायर। सीज ऑफ टायरे जो है ये अलेक्जेंडर की लाइफ के सबसे ग्रेट कैंपेन्स में से आता है। एक तो सीज ऑफ टायर, जो टायरे जो है मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आज के समय ये इजराइल वाला हिस्सा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे गाजा आ जाता है। तो टायरे जो है ये आयरलैंड है छोटा सा, और यहाँ पे इसको अपने कंट्रोल में लेना था। तो टायरे वाले रीजन में क्या होता है कि जैसे एक आयरलैंड है, उसकी समुद्र के चारों तरफ जो एरिया आता है वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी टायरे के लोगों ने, टायरियंस ने बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी कि अब इसको आप उन दीवारों को फांद के जा नहीं सकते क्योंकि अंदर आर्मी है। तो सिकंदर ने क्या किया, यहाँ पे 7 महीनों तक टायरे को सीज करके रखा, चारों तरफ से अपना डेरा डाल दिया कि इसके अंदर से लोग बाहर ना निकल पाएँ। उसके बाद एक ओवर ब्रिज बनाया गया उन दीवारों के ऊपर से कि इसमें अब एंट्री तो लेनी है। तो उसके बाद एक ओवर ब्रिज बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया, और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीक आर्मी है, मैसिडोनियन आर्मी है, वो अंदर पहुँची। और उसके बाद टायरे की जो हालत करी गई वो कुछ उसी तरीके की गई जैसे कि फॉल ऑफ ट्रॉय में ट्रॉय की हालत करी थी ग्रीक स्टेट्स ने। पूरी तरीके से टायरे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पूरे के पूरे जो यहाँ पे घर बार थे, लोग थे, उनको मार दिया। हज़ारों की संख्या में लोगों को यहाँ पे बंधक बनाया गया। जो लोग मंदिरों वगैरह में थे उनको माफ़ किया गया, उनको कहा कि ठीक है, उनको भी स्लेव बना लिया गया। तो इतना ब्रूटली यहाँ पे लोगों को मारा और पनिश किया था टायरे में कि बाकी दुनिया के जो लोग थे, इसके आसपास के रीजन के लोग थे, वो बुरी तरीके से डर गए। और उन्होंने पहले से ही वो सिकंदर को मानने लग गए थे कि सिकंदर आएगा तो हमें उसके सामने घुटने टेकने हैं। ये इनके सामने चैलेंज आ गया था। टायरे के बाद वो फियोनेशिया गए और फिनिशिया, मेसोपोटामिया, इस पूरे रीजन को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और धीरे धीरे करके जो पर्शियन किंगडम है वो इनके हाथ से जा रहा था। 8000 टायरेंट सोल्जर यहाँ पे, सिविलियंस को यहाँ पे मारा गया इस सिटी में जब गए थे लोग, ऐसा माना जाता है। और 30,000 से ज़्यादा रेजिडेंट्स और फॉरेनर्स को यहाँ पे स्लेव बना लिया गया। तो इस तरीके से ब्रूटली अलेक्जेंडर ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। फिर इजिप्ट की बात आ रही है। तो इजिप्ट में जाने के बाद क्या हुआ, इजिप्ट के तो लोगों ने अलेक्जेंडर का वेलकम किया। जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने अलेक्जेंडर को एक मसीहा के तौर पे देखा, और वो डारियस के शासन से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो पर्शियन रूल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे पहले से ही, और वो चाहते थे कि यहाँ पे अलेक्जेंडर आए और वो अपने साम्राज्य में इजिप्ट को मिला ले। तो अलेक्जेंडर जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसका वेलकम किया जाता है। लोग उसको एज ए डिलीवरर मानते हैं और वो मानते हैं कि ये तो हमारे लिए मसीहा आया है जो हमें इस पूरे के पूरे पर्शियन रूल से आज़ाद कराएगा। तो 332 बीसी के नवंबर महीने में इजिप्ट पहुँचता है अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर जब वहाँ पहुँचता है और उसका इस तरीके से वेलकम किया जाता है, तो अलेक्जेंडर वहीं की परंपराओं के हिसाब से, जो इजिप्शियन परंपराएं हुआ करती थी पहले से, इजिप्शियन रिलीजन के बारे में हमने जो धर्म है उसका वीडियो सेपरेटली पढ़ा है। तो फोरा जो वहाँ के राजा माने जाते थे, उसी की तरीके से यहाँ पे एक इजिप्शियन बुल का सेक्रीफाइस करता है अलेक्जेंडर, और पूरी की पूरी इजिप्शियन कल्चर के हिसाब से खुद को वहाँ का राजा अपॉइंट करता है और क्राउन किया जाता है, वहाँ पे राजा बनाया जाता है। लोकल जो प्रीस्ट होते हैं वो अपनी रिलीजियस सेरेमनी के तहत उसको अपना राजा घोषित करते हैं। तो इजिप्ट जो है वो तो पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में आ जाता है। उसी के दौरान एक अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर भी अलेक्जेंडर वहाँ पे बसाता है। आज भी ये शहर है अलेक्जेंड्रिया, यहाँ पे मेडिटेरियन सी के कोस्ट पे, और ये जो दूसरी तरफ आपको दिख रही है जो सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, जो नाइल रिवर है, इसके किनारे पे ये शहर बसा हुआ है। तो उसके बाद इजिप्शियन परंपराओं को ये अडेप्ट करता है, वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए वैसा ही बनने की कोशिश करता है। मैसिडोनियंस को भी कहता है कि उनके कल्चर में वो मिक्सअप हो जाएं और उनके कल्चर को थोड़ा अपने व्यवहार में लेके आएँ ताकि वहाँ के लोग उनको अपना माने। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद मैसिडोनियन कमांड के साथ अलावा एक और उन्होंने कमांड बनाई कि इजिप्ट के लोगों के लिए एक और आर्मी बना दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी इजिप्ट की आर्मी है और ये रहेगी तो पूरी तरीके से आर्मी इनके लिए ही, अलेक्जेंडर के लिए ही, लेकिन ये अलग कमांड है, मैसिडोनियन से अलग कमांड इन्होंने बनाई। ये हुआ। तो मैसिडोनिया में ये सब चीज़ें यहाँ पे इजिप्ट में हो रही थी।
अब अलेक्जेंडर के सामने था कि पर्शिया को कंप्लीटली हराना है और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया के बाद ये यहाँ से निकलते हैं और वापस पर्शियन अंपायर की तरफ अपनी कूच करते हैं। अक्टूबर 331 बीसी में गोटेनमाला की तरफ यहाँ पे मैसी ट्रूप्स जाते हैं अलेक्जेंडर के, जहाँ पे डारियस जो है उसकी सेना बुरी तरीके से हार जाती है और डारियस यहाँ पे डर के भाग जाता है अपनी फैमिली को लेके। और डारियस ने एक बार के लिए नहीं, काफ़ी बार ये कोशिश करी थी कि वो पीस ट्रीटी साइन करवा ले किसी भी तरीके से अलेक्जेंडर के साथ, लेकिन अलेक्जेंडर बिल्कुल भी इस मूड में नहीं था। अलेक्जेंडर का सपना था कि उसे विश्व विजेता बनना था और डारियस भी अपने पूरे के पूरे सोवरेनिटी को नहीं खोना चाहता था। अलेक्जेंडर ऐसा नहीं चाहता था कि पूरे के पूरे एरिया का राजा खुद ही रहे, वो चाहता था कि ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं ये इसके वैसाल स्टेट बन जाएं, पूरा का पूरा जो पर्शियन साम्राज्य है वो उसका वैसाल स्टेट बन जाए। वैसाल स्टेट क्या होता है? वैसाल स्टेट ये होता है कि एक तरीके से उसको वहाँ का राजा रहेगा लेकिन उसके पास पूरी की पूरी सोवरेनिटी नहीं रहेगी, पूरा का पूरा अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो एक साम्राज्य है, बड़ा साम्राज्य है ए, ये कहता है बी को कि आप हमारे अधिकार मान लीजिए, आप यहाँ के राजा रहोगे लेकिन हमारे झंडे के तले। आप ए को हमेशा सुपीरियर राजा मानोगे, ए की बात हमेशा मानोगे, आपके पास कुछ अधिकार रहेंगे, आप यहाँ पे रूल करो, लेकिन हमेशा ए की तुम्हारे ऊपर चलेगी, ए की सोवरेनिटी आपके पास रहेगी, आप पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो। ऐसा ही कहा था, आपको याद है पूरे के पूरे पर्शियन साम्राज्य ने ग्रीक साम्राज्य के लोगों को क्या कहा था पर्शियन वॉर के दौरान कि आप हमें अपना वो मान लो, हमारे ध्वज के नीचे आ जाओ। जक्सीस ने, डारियस फर्स्ट ने, सेकंड ने, उन्होंने यही तो कहा था, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं माना था। अब पर्शियंस ये बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब अलेक्जेंडर ये बात मनवा के मानता है और क्या करता है, डारियस जो है वो यहाँ से भाग जाता है। और डारियस के लोग जो होते हैं, पर्शियन किंगडम के जो लोग हैं, वो इससे इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा राजा हमें छोड़ के कैसे भाग सकता है, तो वो डारियस को पकड़ के इसके जो खुद के ट्रूप्स हैं वही डारियस की हत्या कर देते हैं। इससे अलेक्जेंडर जो है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है कि उसके सामने जो डारियस है वो पहले कैसे मर गया। डारियस को मारना नहीं चाहता था अलेक्जेंडर, वो उसको अपना वैसाल स्टेट के रूप में ही देखना चाहता था, और अगर मारना भी था तो अलेक्जेंडर खुद मारता, ये उसका मानना था। इसीलिए जिन लोगों ने डारियस को मारा था उन सभी को यहाँ पे मारा गया और साथ ही साथ डारियस को एक शाही तरीके से एक तरफ से अंतिम विदाई दी, उसको रॉयल ब्यूरियल भी मिला। अब पूरी की तरह से पर्शिया जो है वो अलेक्जेंडर के कंट्रोल में आ चुका था। अलेक्जेंडर जो है वो पर्शिया का राजा बन चुका था। डारियस की डेथ के बाद अब अलेक्जेंडर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया था। बेसस नाम का एक और लीडर था जिसने डारियस को मारा था और डारियस के मारने का आदेश दिया था। ये कहता है कि अब से वो पर्शिया का राजा है, पर्शिया के थ्रोन को वो प्रोक्लेम करता है। लेकिन उसके बाद अलेक्जेंडर की आर्मी जो है इस बेसस को भी मार देती है। टोलमी जो है उस समय बहुत ही अच्छा लीडर होता है टोलमी। ये टोलमी आगे चल के इस पूरे के पूरे इजिप्शियन रीजन का राजा बनेगा अलेक्जेंडर की डेथ के बाद। तो इसने क्या किया था, बेसिस को भी मार दिया और अब जो है पूरा का पूरा पर्शियन किंगडम जो है फतेह कर दिया था अलेक्जेंडर की आर्मी ने। अब क्या होता है, पर्शिया के भी लोगों को एकजुट करना होता है कि ठीक है राजा तो वहाँ पे बन गया, लेकिन अगर वहाँ की लोकल लोग जो हैं वो अगर अलेक्जेंडर को अपना राजा नहीं मानेंगे तो वो काहे का राजा, वो राजा तो रहेगा नहीं। तो हमेशा अलेक्जेंडर ये चीज़ ध्यान में रखता था कि वहाँ के लोगों का दिल कैसे जीतना है। जैसे उसने इजिप्ट में किया कि वहाँ के लोगों की परंपराओं को, वहाँ के कल्चर को सम्मान दिया और वहीं के कल्चर के हिसाब से खुद का कोरोनेशन किया। उसी तरीके से वो पर्शियन कस्टम्स को भी अब फॉलो करने लग गया। पर्शिया के जो लोग थे उसी तरीके से उसने पहनना शुरू कर दिया पर्शियंस की तरह से। उसी के जो पर्शियन कोर्ट के जो कस्टम्स थे, लोगों का हाथ चूमना, उसके अलावा उनकी रैंक के हिसाब से उनको सम्मान देना, ये सब चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया था। लेकिन आप जानते हैं हिस्टोरिकली पर्शियंस और ग्रीक्स एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, दोनों के कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो बहुत सारे जो लोग थे, मैसिडोनियंस थे, जो उनकी आर्मी के लोग थे, वो अलेक्जेंडर को ये सब करता पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि अलेक्जेंडर को क्या है कि सिर्फ अपना साम्राज्य बड़ा करना है, हमारी जो कल्चर है और हमारा जो पुराने जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन है, उसको अलेक्जेंडर अपने दाव पे लगा रहा है सिर्फ अपने साम्राज्य को जीतने के लिए। तो वो लोग काफ़ी थोड़े वो होते हैं, एक तरीके से अपने चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही वो थे, पॉजिटिव थे। तो वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते थे और वो इस चीज़ को, कल्चर को नहीं अपनाना चाहते थे। इसीलिए कई लोगों ने, माना जाता है कि कई जर्नल्स ने ये प्लॉट किया कि कैसे भी अब अलेक्जेंडर को मार देना चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंडर जो है वो हमारे ग्रीक कल्चर को ख़राब कर रहा है और एज ए किंग होते हुए भी वो
पर्शियन कस्टम्स को अपना रहा है, जो कि एज ए ग्रीक हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसीलिए कई लोगों ने उसके खिलाफ ऐसी चीज़ें प्लॉट की। और एक इनका दोस्त हुआ करता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल हुआ करता था अलेक्जेंडर का, जिसका नाम था परमेनियो। परमेनियो ने भी एक बार कोशिश करी थी, परमेनियो उसके बेटे ने मिलकर, कि किसी तरीके से अलेक्जेंडर को मार दिया जाए। तो ये बात अलेक्जेंडर को जब पता चली तो 330 बीसी में परमेनियो और परमेनियो के बेटे को अलेक्जेंडर की डेथ के लिए प्लॉट करने के लिए सजा दी गई और उनको जान से मार दिया अलेक्जेंडर ने। साथ ही कई ऐसी कहानियां भी हैं कि अलेक्जेंडर को काफ़ी वो हो जाता था, अलेक्जेंडर बहुत गुस्सा हो जाता था चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था, उसको काफ़ी घमंड हो गया था। तो अपने जो आसपास के लोग थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। एक बार उसने अपने एक दोस्त को भी ड्रिंक करके तलवार से मार दिया था। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे कहानियाँ में पता चलती हैं। अब बात आती है फाइनली अलेक्जेंडर का भारत पे आक्रमण। अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण क्यों करना चाहता था? भारत की वेल्थ की वजह से। आप सभी जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय। सोने की चिड़िया कहने का मतलब ये नहीं कि सोना बहुत ज़्यादा निकलता था भारत में, भारत की वेल्थ बहुत ज़्यादा थी। भारत दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/3 उस समय प्रोड्यूस करता था। तो भारत की वेल्थ की वजह से पूरी दुनिया के जो साम्राज्य थे वो भारत को फतेह करना चाहते थे। पर्शियन किंगडम भी चाहता था, यहाँ पे ग्रीक अंपायर भी चाहता था, चाइनीज अंपायर भी चाहता था। लेकिन एंशियंट पीरियड में कोई भी बड़ा कैंपेनियर भारत को जीत नहीं पाया, पूरी तरीके से फतेह नहीं कर पाया। और उसका कारण ये था कि उस समय के जो रूलर थे और उस समय की जो स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति भारत की, उसको आसानी से फतेह करना पॉसिबल नहीं था। ये तो मेडाइवल पीरियड में जो मुस्लिम इन्वेजन हुए हैं उसी समय फाइनली जाके किसी भी तरीके से भारत को इन्वेड कर पाए हैं, चाहे वो मुगल हों या फिर उससे पहले दिल्ली सल्तनत पीरियड हो, उस समय ही ये पॉसिबल हो पाया। उससे पहले कोई भी भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाया, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही क्यों ना हो। तो 327 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत की तरफ मार्च किया और भारत के हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ वो भारत में आया। और उसको मैं मैप में आपको बता चुका हूँ, पहले भी आगे दिखा दूंगा मैप में। तो क्या होता है कि यहाँ से वो अलेक्जेंडर क्या आता है, एक बार मैप में मैं दिखाई देता हूँ, काफ़ी आगे चला गया ये मैप। तो यहाँ से होता हुआ वो हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ यहाँ पे आता है। और हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ जब वो भारत की तरफ आता है तो उस समय छोटी छोटी ट्राइब्स से लड़ता लड़ता जब वो यहाँ तक पहुँचता है झेलम नदी के किनारे से पहले, तो उस समय तक्षशिला नाम का एक छोटा सा महाजनपद हुआ करता था। आपको ध्यान होगा, अंबी कुमार उसका राजा था। 16 महाजनपदों में से एक तक्षशिला भी था। तो तक्षशिला का जो राजा अंबी कुमार है उसने तो अलेक्जेंडर के साथ वो बन कर ली थी, संधि कर ली थी और कहा कि वो उसका वैसाल स्टेट बनने के लिए तैयार है। वैसाल स्टेट मतलब उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेगा अलेक्जेंडर को, वो अपना एक तरीके से अलेक्जेंडर के झंडे के नीचे रहने के लिए तैयार है। लेकिन झेलम एरिया में एक राजा हुआ करता था पोरुस। पोरुस एक बहुत ही ताकतवर राजा था और बहुत ही मतलब स्वामित्व वो राजा था जो अपने मतलब आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था, बहादुर राजा था। ये इसको स्वीकार नहीं था कि वो किसी की अधीनता स्वीकार करे। और वो हाइडस्पीस, ये हाइडस्पीस जो रिवर है, ये झेलम नदी है, हाइडस्पीस इसका ग्रीक नाम है। तो झेलम नदी के वाले रीजन पे पोरुस से जब टकराया अलेक्जेंडर, तो पोरुस ने कहा कि वो किसी का वैसाल स्टेट बनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसे युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। तो अंबी ने सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन पोरुस ने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद बेसिकली एक युद्ध होना ही था जिसको बैटल ऑफ हाइडस्पीस कहते हैं या झेलम नदी का युद्ध कहते हैं, जिसमें ऐसा एस्टिमेट माना जाता है लगभग 40,000 के आसपास ग्रीक सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री थी, 5,000 के आसपास कैलवरी सेना थी यहाँ पे ग्रीक की, जो कि रिवर को पार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार थी। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो जानता था, उसको एक अलग ही चीज़ का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसको वॉर एलिफेंट्स का सामना करना पड़ा, जो कि पूरी की पूरी यूनानी सेना ने कभी देखा नहीं था। बहुत सारे कैंपेन्स देखे अपने लाइफ स्पैन में, बहुत कुछ देखा, लेकिन वॉर एलिफेंट नहीं देखे थे। और भारत में वॉर एलिफेंट बहुत मशहूर थे युद्ध में। तो ये वॉर एलिफेंट्स को देख के ग्रीक आर्मी बहुत ज़्यादा एक बार के लिए भयभीत हो गई और इनको सामने युद्ध करना था। तो उसके लिए भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अलेक्जेंडर बहुत ही अच्छा सुपीरियर मिलिट्री लीडर था, तो उसने एक प्लान बनाया। ये हाइडस्पीस रिवर है, हाइडस्पीस रिवर यानी कि झेलम नदी है। झेलम नदी आप जानते हैं सिंधु नदी है, फिर झेलम नदी है, फिर यहाँ पे रावी है, फिर व्यास नदी है, ऐसे करके, और फिर आगे सतलज नदी है। ये सब नदियाँ हैं भारत के पंजाब वाले इस रीजन में। तो झेलम नदी के किनारे यहाँ से अलेक्जेंडर को एंट्री लेनी थी। इस साइड थी सेना पोरुष की और उस साइड थी अलेक्जेंडर की। इस नदी को पार करके आना था और यहाँ पे वॉर एलिफेंट्स थे।
तो वॉर एलिफेंट्स थे तो सामने से तो आप एकदम फ्रंट से नहीं आ सकते, अलेक्जेंडर ये बात जानता था। तो आर्मी की कुछ रीजन को यहाँ पे रखा, आर्मी के कुछ टुकड़ी को यहाँ पे रखा, और अलेक्जेंडर कुछ छोटी आर्मी टुकड़ी के साथ वो यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर से इस रीजन से वो आ गया और पीछे से आके इन वॉर एलिफेंट्स को टारगेट किया। वॉर एलिफेंट्स को टारगेट किया तो ये वॉर एलिफेंट्स यहाँ नदी में तो कूदेंगे नहीं, और उस समय बारिश भी हो रही थी, तो ये वापस भागे। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने अपनी ही आर्मी को कुचल दिया और पोरुष को यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। साथ ही उनके पास घुड़सवार सैनिक थे। इधर पोरुष की आर्मी में बहुत ज़्यादा रथ थे। रथ होने की वजह से वो बहुत सारे रथ, उनके जो टायर हैं वो फंस गए थे और वो इस युद्ध में हार गए। हालांकि इतनी आसानी से पोरुष ने यहाँ पे हार नहीं मानी, जितना पीछे बड़ी बड़ी आर्मीज़ ने जो है अलेक्जेंडर को चैलेंज नहीं दिया, उससे ज़्यादा चैलेंज यहाँ पे पोरुष की आर्मी ने अलेक्जेंडर को दिया। और उसके बाद फाइनली, क्योंकि ग्रीक आर्मी जो है वो थोड़ी सुपीरियर ज़्यादा थी, उनके पास हथियार भी बेटर क्वालिटी के थे और उनके जो बड़े भालों का जो सिस्टम था वो इनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा गया पोरुष की आर्मी को, जिसकी वजह से पोरुष हार गया। अब जब पोरुष हार गया तो पोरुष को यहाँ पे पकड़ा गया, कैप्चर किया गया, और उसके बाद अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, बताओ। अब तुमने हमारी बात नहीं मानी थी, अब तुम हार गए, तो अब तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो पोरुष ने क्या रिप्लाई किया, ट्रीट मी एज ए किंग वुड ट्रीट अनदर किंग। एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। तो इन बातों से और पोरुष की बहादुरी से अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ के जो तुम्हारी ज़मीन है, जिस एरिया में तुम रहते थे, उस एरिया का तुम्हें यहाँ पे लैंडलॉर्ड बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हत्या की जाएगी, लेकिन अब तुम वैसाल स्टेट बन गए हो मैसिडोनिया के, तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो पूरी तरीके से, तो सॉवरेनिटी तो तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी मैसिडोनियंस की, बट अब तुम्हें मारा नहीं जाएगा, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसका आफ्टरमैथ क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, 326 बीसी में जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है, पोरुष जीत जाता है, पोरुष हार जाता है, तो उसके बाद आगे चल के, जैसे कि मैंने बताया, झेलम नदी के बाद रावी नदी की तरफ पोरुष की सेना बढ़ती है। उस समय भारत में 16 महाजनपद में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो आप जानते हैं पाटलिपुत्र था और मगध था बेसिकली। तो वहाँ पे नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी और धनानंद नाम का राजा उस समय रूल कर रहा था। आपको ध्यान है, धनानंद के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य आया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद को उसकी राजगद्दी से हटाया था। तो नंदा डायनेस्टी चल रही थी और उसका ये था कि अब नंदा डायनेस्टी को हराना है, और नंदा डायनेस्टी को हराना भी इतना आसान नहीं था। और उसके बीच में काफ़ी सारी छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ी थी, व्यास नदी के किनारे और ये जो रावी नदी है उसके किनारे। तो मॉडर्न डे व्यास नदी, जिसको ग्रीक लोग कहते थे हाइपेसिस रिवर, यहाँ तक जब इनकी आर्मी पहुँची तो आर्मी ने कर दिया रिवोल्ट। आर्मी ने कहा अलेक्जेंडर को कि अब बहुत हो गया, हम बहुत दूर आ चुके हैं, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर आ चुके हैं, अब हम और युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमारी युद्ध लड़ने की क्षमता अब और नहीं है, हम थक चुके हैं। आर्मी थक गई थी और आर्मी को अब वापस घर जाना था। घर वालों की भी एक तरीके से याद आती है, इतने लंबे समय से कैंपेन करता था। सिकंदर का तो सपना था दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने का, लेकिन आर्मी जो है वो तो अपने घर जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। वो पीछे जाना चाहते थे, अलेक्जेंडर को उनकी बात माननी पड़ी और वो वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। और अब वो कहाँ जाता है, यहाँ से वो वापस यहीं जाना शुरू कर देता है। मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ पहले भी कि इस रीजन में वो वापस जब जाता है, यहाँ पे बेबीलोनिया में सूसा शहर वो वापस जाता है। तो सूसा जब जाता है, इसके बाद सूसा जाने के बाद वो क्या करता है, सूसा जाने के बाद वो पर्शियन और मैसिडोनियंस को यूनाइट करना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि पहले भी पर्शियन कस्टम्स को वो अपना के चाहता था कि कैसे भी पर्शियन लोगों का दिल जीत के उसको पर्शियंस जो हैं वो अलेक्जेंडर को ही अपना राजा मानने लगे। लेकिन अब वो जब वहाँ पे पहुँचता है, वापस सूसा में पहुँचता है, तो वो पर्शियन और मैसिडोनियंस को यूनाइट करने का एक और तरीका निकालता है कि एक मास मैरिज करने की कोशिश करता है कि एक मैसिडोनियंस और पर्शियन जब एक दूसरे से शादी कर लेंगे, मैसिडोनिया की जो उस समय आर्मी उनके साथ थी, जनरल थे, वो वहाँ की प्रिंसेस के साथ अगर शादी कर लेंगे तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो एक नई रेस होगी और वो नई रेस जो है वो पूरी तरीके से अलेक्जेंडर के लिए लॉयल होगी। तो ये इसका खुद का प्लान था और उसने खुद भी 2 शादियाँ की थी यहीं पे पर्शियन जो प्रिंसेस थी उनसे। और
ये चीज़ इन्होंने अपनाई। काफ़ी सारे जर्नल्स ने तो शादी की, काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया इस चीज़ का कि हमारे यहाँ पे कल्चर को तुम रुइन कर रहे हो, हमारी रेस को ख़राब कर रहे हो, हमारी ब्लड प्योरिटी है उसको ख़राब कर रहे हो। तो अलेक्जेंडर ने काफ़ी यहाँ पे अपने लोगों को भी इस चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए पर्शियंस को अपने ट्रूप्स में शामिल किया, पर्शियन ऑफिसर्स को बड़ी रैंक पे बिठाया, जिससे काफ़ी लोग जो हैं वो कन्विंस भी हो गए और उनको मानना पड़ा कि राजा की बात तो माननी पड़ेगी। अब फाइनली बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ की। लगभग 10 या 11 जून 1900 नहीं 13 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ होती है, ओनली 32 साल की उम्र में। बेबीलोन यानी कि आज के समय का जो इराक है वहाँ पे यहाँ पे डेथ होती है। नेबूचैंडलर नाम की एक जगह है बेबीलोन में, इस जगह पे इसकी डेथ होती है। डेथ के कारण क्या हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे विवाद हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग बात कहने का है। प्लूटार्च जो एक एंशियंट हिस्टोरियन हुए हैं, ग्रीक हिस्टोरियन हुए हैं, इनका कहना है कि नियरचुस जो है, नियरचुस नाम के एक बहुत बड़े मिलिट्री लीडर हुआ करते थे अलेक्जेंडर की आर्मी में, इनके साथ 14 दिन पहले, अपनी डेथ से 14 दिन पहले इन्होंने ड्रिंक ली थी और वहाँ पे ये इनके साथ देखे गए थे। इसके बाद अलेक्जेंडर की हेल्थ जो है 14 दिन बाद में ख़राब हुई, अचानक से उनको एक फीवर आया और उसके बाद उसी फीवर से इनकी डेथ हो गई। तो कई लोग कहते हैं कि इस हो सकता है इस वाइन में कोई जहर हो, लेकिन इसके ऊपर भी सवाल आते हैं कि क्या उस समय कोई ऐसा जहर लोगों को पता था जो कि इतने दिन बाद असर करे, और इसी के साथ के लोगों ने क्या इसको जहर दिया था। तो और धीरे धीरे करके इतनी ख़राब हालत हो गई थी अलेक्जेंडर की कि वो अंतिम समय में तो बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ इशारों में अपने लोगों के साथ बात कर रहा था कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में होकर उसकी डेथ हुई थी। कुछ लोगों का कहना कि वो मलेरिया थी, लेकिन ये जो पॉइजन देने वाली जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, ये सही है कि गलत है, इसके ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई हैं और पुराने जो इतिहासकार हैं, उस समय के जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी इसको अपनी बातों में मेंशन किया है। जो एक और अकाउंट है डियोडोटस का, ये कहता है कि अलेक्जेंडर जो हैं इनको तकलीफ़ कब होने लगी कि 11 दिन पहले इनको वीकनेस, वाइन पीने के 11 दिन बाद इनको वीकनेस फील हुई थी और उसके बाद उनको फीवर नहीं आया कोई, उनको अचानक से बहुत ज़्यादा एक अटैक्स आया और उससे उनकी डेथ हो गई। तो ये अलग अलग रीज़न है, जो भी रीज़न रहे होंगे 323 बीसी 11 जून या 10 जून को इनकी डेथ होती है। और अलग अलग आपको और अकाउंट्स भी मिलेंगे जिसमें अलग अलग डिजीज़ की बात हो रखी है, कोई मलेरिया की बात करता है, कोई टाइफाइड फीवर की बात करता है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि 32 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने इस्टेब्लिश किया उसके बाद। अब बात आती है कि डिवीज़न की बात। इतना बड़ा साम्राज्य था, इसका क्या होगा अब। इतना बड़ा साम्राज्य जब इन्होंने छोड़ा था, ये साम्राज्य यहाँ तक ये लेके आए थे, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद इनका कोई लेजिटिमेटेड हेयर नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि सिकंदर की जगह उस जगह बैठ सके, क्योंकि इनका खुद का जो बेटा था अलेक्जेंडर फोर्थ, वो तो बहुत ही छोटा था। रॉक्सेन नाम की इनकी जो वाइफ थी, उनसे बॉर्न हुआ था, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद वो पैदा हुआ था, तो वो तो इतना न्यू बॉर्न बेबी था, उसको तो कौन ही यहाँ पे राजा बनाएगा। अब डियोडोरस जो है वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर के जो कैंपेनर्स थे उनमें अलग अलग बातचीत चल रही थी कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। तो पूछा गया था, अलेक्जेंडर जब डेथ बेड पे था तो पूछा गया कि कौन तुम्हारी जगह किसको लेनी चाहिए। तो अलेक्जेंडर ने रिप्लाई किया था, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ताकतवर है, जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, उसको मेरी जगह मेरा एम्पायर का राजा बनाया जाए। तो ये कई बार कहते हैं कि ये बात भी जो है ये गलत है, क्योंकि अलेक्जेंडर तो बोल ही नहीं पा रहा था अपनी अंतिम समय में, तो इसके बारे में भी ज़्यादा बात पता नहीं चलती। आने वाले समय में काफ़ी लोगों के बीच में ये मतभेद रहा कि अलेक्जेंडर के पूरे साम्राज्य का राजा कौन बनेगा। तो एक राजा बनना तो अब ना के बराबर पॉसिबिलिटी थी, सब राजा बनना चाहते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सालों तक यहाँ पे सक्सेसर्स के बीच में एक लड़ाई चलती रही। फिर हेलेनिस्टिक पीरियड आता है। हेलेनिस्टिक पीरियड वो पीरियड है जब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसके साम्राज्य का पतन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, उसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। और उसके बाद जब तक रोमन साम्राज्य जो है वो ग्रीक अंपायर को अपने कंट्रोल में नहीं लेता, वो हेलेनिस्टिक एरा ही कहलाता है। तो ये साम्राज्य जो है वो कितने हिस्सों में बट गया आप देखिए। टोलमी के पास आ गया ये वाला रीजन, ग्रीक वाला रीजन। नेबाटेंस के पास आ गया ये वाला रीजन। उसके बाद एंटियोगोनियड अंपायर बन गया, यहाँ पे ये छोटे छोटे स्पार्टा आज़ाद हो गया। और सेल्यूकस निकेटर जो है, इसका भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो सेल्यूकस निकेटर का जो अंपायर है वो भारत के साथ लगता हुआ था, और ये वाला रीजन भी इसके पास था। सेल्यूकस निकेटर की भी वैसी सोच थी कि अब ये चाहता था कि सिकंदर का जो सपना है दुनिया जीतने का वो ये पूरा करे और आने वाले समय में ये भारत को जीते।
लेकिन अब यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी आ चुकी थी और मौर्य डायनेस्टी के समय इसने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक युद्ध लड़ा जिसमें सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से हार गया और उसके बाद इनके मेट्रोमोनियन अलायंस भी बन गई। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ शादी की हेलेना के साथ और ये यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर आने वाले समय तक काफ़ी लंबे समय तक भारत के साथ में यहाँ पे रूल करता रहा। तो ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट का इतिहास, सिकंदर महान जिसे हम कहते हैं। और सिकंदर महान, इसको जो शब्द कहा जाता है सिकंदर, ये पर्शियन वर्ड है सिकंदर, जिसका मतलब होता है एक बहुत ही महान सुल्तान जो कि दुनिया को फतेह कर दें। ये नाम भारत में भी वहीं से पर्शियन भाषा से ही आया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।